गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। आज कैपेसिटर का पहला लेक्चर होगा। तो देखिए, कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर कोई भी ऐसा डिवाइस है, मेटल का होना चाहिए, कंडक्टिंग मेटल का, जो कि चार्ज को स्टोर कर सके। ठीक है, वो कैसे वर्क करता है, क्या प्रिंसिपल है, ये सारा कुछ अभी हम सीखेंगे। ठीक, तो देखो, अगर मान लो कि एक सबसे एकदम सिंपल सा मैं सेटअप लेता हूं और उसी से मैं पूरे कैपेसिटर के केस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, देखिए, जैसे मान लो कि दो स्फेयर हैं रेडियस आर के, ये कंडक्टिंग स्फेयर है। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है। ठीक, ज्यादा डिस्टेंस इसलिए हमने लिया है ताकि एक के चार्ज की वजह से दूसरे का पोटेंशियल अफेक्ट ना हो। ठीक है, अब इनको क्या किया जाता है कि एक बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बैटरी से इनको कनेक्ट कर दिया गया ऐसे। अब ध्यान दो, बैटरी आपके लिए पहली बार यूज हो रहा है। इलेक्ट्रोस्टैट में तो कहीं आपने बैटरी का यूज किया नहीं, और बैटरी के बारे में जो पढ़ना है अपने को वो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, इसलिए बैटरी के बारे में हम कुछ बातें अभी एक्सप्लेन करेंगे जिसको आप याद रखोगे इस चैप्टर के लिए। ठीक, तो यहाँ पे एक स्विच है, बैटरी V वोल्ट की है या V0 वोल्ट की हम मान लेते हैं, और V0 वोल्ट की बैटरी को हमने कनेक्ट कर दिया इन दोनों स्फीयर के बीच में। अब बैटरी का क्या केस होता है कि अगर बैटरी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं बैटरी को ऐसे भी कुछ बुक्स में रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे। ठीक है, तो उसमें कुछ उससे कंफ्यूज मत होइएगा, बैटरी को हम ऐसे मान के चलते हैं। तो अगर मान लो कि इस तरीके से बैटरी शो किया गया है, तो ये जो बड़ी लाइन है ये रिप्रेजेंट करता है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और छोटी लाइन रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव टर्मिनल। आप किसी भी बैटरी को, इवन पेंसिल बैटरी भी देखते हो तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल बना रहता है। तो उसी तरीके से बच्चा यहाँ पे भी ये बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। बैटरी अगर हमने माना है V0 वोल्ट का, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बैटरी के इस नेगेटिव टर्मिनल के रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो V0 पोटेंशियल ज्यादा है। जैसे मान लो कि बैटरी को हम ऐसे देखें, बैटरी को अगर मान लो 10 वोल्ट की बैटरी हमने ये लिया। ठीक है, तो अगर ये वाला टर्मिनल 0 वोल्ट पे है तो ये वाला टर्मिनल इसका मतलब कितने वोल्ट पे होगा? 10 वोल्ट पे। ठीक है, अगर मान लीजिए ये वाला टर्मिनल 5 वोल्ट पे होगा तो ये वाला टर्मिनल 15 वोल्ट पे होगा। तो बैटरी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस, जितने वोल्ट की बैटरी रहती है वो अपने दोनों एंड के अबाउट उतने वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। ठीक है, तो अब देखो, ये जो बैटरी का केस समझ में आ गया होगा। तो जैसे बैटरी इस केस में V0 वोल्ट का है, तो इसको याद रखोगे कि बैटरी का ये सिंबल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी की पहली और अंतिम इच्छा होती है कि उसके नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हायर पोटेंशियल कौन सा? पॉजिटिव टर्मिनल, और लोअर पोटेंशियल नेगेटिव टर्मिनल, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो सके जितने पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे दो स्फीयर हैं, दोनों अनचार्ज्ड हैं। ठीक है, अब दोनों स्फीयर अनचार्ज्ड हैं। अब क्या करते हैं, ये स्विच है, अब जैसे ही स्विच को क्लोज किया जाएगा, अभी तक दोनों अनचार्ज थे तो दोनों का पोटेंशियल बोलो कितना? 0। जैसे ये स्फीयर A है और ये स्फीयर B है, दोनों कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग क्यों लिया गया? क्योंकि अगर कंडक्टिंग, यहाँ पे हम कैपेसिटर की बात करने जा रहे हैं, इसका मतलब ऐसा डिवाइस जो कि चार्ज को स्टोर कर सके। ठीक है, तो चार्ज स्टोर मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज पहले पहुंचना चाहिए तभी तो स्टोर होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको नॉन कंडक्टिंग ले लोगे तो इस वायर के थ्रू अगर चार्ज आता है तो वो पूरे स्फीयर पे स्प्रेड नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंडक्टर ले रहे हैं। अब देखो क्या होगा, बैटरी V0 वोल्ट की है, स्विच लगा हुआ था, स्विच को जैसे ही क्लोज किया, बैटरी को ये दिख रहा है कि वो बैटरी है तो V0 वोल्ट का, लेकिन इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0 वोल्ट का। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 वोल्ट का है, बैटरी दुखी हो गया, बैटरी चाहेगा कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V0 वोल्ट का हो। अब इसके लिए बैटरी क्या जुगाड़ करना शुरू करेगा कि बैटरी का ये रहेगा कि ये हिस्सा बैटरी का पॉजिटिव, ये हिस्सा नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव टर्मिनल वाला आना चाहिए पॉजिटिव पोटेंशियल पे और नेगेटिव टर्मिनल वाला आना चाहिए नेगेटिव पोटेंशियल पे। इसके लिए बैटरी करेगा क्या? बैटरी क्या करेगा कि इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बैटरी इसमें से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा।
ये चीज याद रखना, कभी भी पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी पे क्रिएट होता है तो वहां से इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, और कहीं पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हुआ है इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है। पॉजिटिव चार्ज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, मतलब प्रोटॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं, ठीक है। जो भी मूव करता है इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो क्योंकि ये सारे कंडक्टर हैं तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं है। ये बैटरी क्या करेगा कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स को अच्छा इनके बीच में काफी दूरी है, इनफाइनाइट दूरी मानते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या किया बैटरी ने, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इधर से उधर करना शुरू कर दिया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना शुरू कर दिया। ये बैटरी कब तक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते रहेगा? जब तक इसके और पोटेंशियल और इसके पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस है वो V0 वोल्ट का ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते गए तो इसके ऊपर आएगा प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। और यहां पे इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं जो, तो इसका मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? माइनस क्यू। ये केस हमेशा सेटिस्फाई करेगा अगर ये दोनों स्फीयर न्यूट्रल थे। तो ये भले 2r रेडियस का या 3r रेडियस का भी मैं देता ना, तो भी ऐसा होता कि एक के ऊपर प्लस क्यू मानते तो दूसरे के ऊपर माइनस क्यू मानते। ऐसा नहीं सोचोगे कि ये अगर कोई डिफरेंट शेप का हो गया या डिफरेंट रेडियस का हो गया तो इस पे चार्ज कुछ और हो जाएगा। भाई जितने इलेक्ट्रॉन यहां से ये लूज करेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन तो ये गेन करेगा ना, क्योंकि बैटरी कभी भी, याद रखना कि बैटरी जो होता है वो कभी भी चार्ज खुद से प्रोड्यूस नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि बैटरी खुद में से इलेक्ट्रॉन निकाल के इधर दे रहा है और पॉजिटिव चार्ज इधर दे रहा है, ऐसा नहीं है। बैटरी का काम बस ये है कि एक तरफ के चार्ज को दूसरी तरफ पहुंचाना, और ये तब तक वो करता रहेगा जब तक पोटेंशियल डिफरेंस उसके पोटेंशियल के बराबर ना हो जाए, ठीक है। तो बैटरी याद रखना, बैटरी हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है, मतलब कि ये जो बैटरी है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इसका काम क्या है? बस इधर से इलेक्ट्रॉन को लेना, इधर भेजना, और तब तक ऐसा करते रहना जब तक इनके बीच में, इन दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V0 वोल्ट का ना हो जाए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बैटरी के बारे में। तो बैटरी का ये चीज है। आप बहुत लोग ये समझ लेते हैं कि बैटरी क्या करता है कि चार्ज देता है, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो कि इधर कनेक्टेड नहीं रहता, ये वाला स्फीयर कनेक्टेड नहीं रहता, तो ऐसा नहीं है कि बैटरी क्या करेगा कि इसको नेगेटिव चार्ज दे देगा, कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि बैटरी क्या करेगा, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन लेता है तब जाके दूसरी तरफ देता है। तो अगर कुछ ऐसा केस होता कि बैटरी हम ऐसे लगा देते हैं और फिर उसके बाद इधर एक स्फीयर कनेक्ट कर देते हैं, तो बताओ बैटरी इसके ऊपर कुछ चार्ज दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा? कभी नहीं दे पाएगा, क्योंकि इधर से कुछ है ही नहीं लेने के लिए इलेक्ट्रॉन। इधर कुछ बॉडी कनेक्टेड रहता कंडक्टर का, तब तो इधर से इलेक्ट्रॉन लेके वो इस वाले स्फीयर पे भेजता ना, ठीक है। तो बैटरी याद रखोगे कभी भी चार्ज खुद का नहीं देता, बैटरी हमेशा एक बॉडी से चार्ज दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है। इलेक्ट्रॉन जनरेट नहीं करता, प्रोड्यूस नहीं करता अपने अंदर से, ठीक है। तो यहां से इस पे प्लस क्यू चार्ज आया तो इस पे माइनस क्यू चार्ज आया, और ऐसा तब तक होता रहा जब तक इस बैटरी के इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V0 के बराबर नहीं हो गया। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, ऐसा करने में जब बैटरी ऐसा कर रहा है तो इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आ गया, इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज आ गया। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस स्पेस में जो आसपास के स्पेस हैं इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, या यूं कहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने की वजह से क्या हो गया, पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई पूरे स्पेस के अंदर। देखो जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी कंस्टिट्यूट करते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, या फिर जितने फील्ड होती हैं वो पोटेंशियल एनर्जी कंस्टिट्यूट करती हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड हो गया वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कंस्टिट्यूट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कंस्टिट्यूट करेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो, यहां ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है स्पेस में, इसकी वजह से क्या होगा, तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस आया, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज आए इसके ऊपर, उसकी चार्ज फ्लो करना शुरू किए, उसकी वजह से यहाँ पे चार्ज प्लस क्यू आ गया, यहाँ पे माइनस क्यू, बैटरी ने चार्ज का ट्रांसफर कराया, ठीक। इन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया स्पेस में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पूरे स्पेस में एक पोटेंशियल एनर्जी कंस्टिट्यूट हुई है, ठीक है। अच्छा, इस पोटेंशियल एनर्जी, ये आखिर में ये एनर्जी आई कहां से, ये पूछा जाए
तो ये एनर्जी आई कहां से है बच्चों? ये एनर्जी आई है इस बैटरी के वर्क करने से। बैटरी क्या कर रहा है? बैटरी के दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V0 वोल्ट का। ठीक है, तो सोचो यहां से, जैसे अगर ये देखा जाए एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है यहां से यहां, मतलब कि इलेक्ट्रॉन इसके पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जा रहा है, यही हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इधर जा रहा है। लेकिन अगर ऐसे इसको ऐसे समझा जाए कि अगर यहां से ये सोचे कि प्लस क्यू चार्ज इधर से इधर आया, टोटल देखो यहां पे गया माइनस क्यू चार्ज, इसका मतलब इधर आया प्लस क्यू चार्ज, ऐसे इसको समझा जा सकता है। तो देखो बैटरी ने किया क्या? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में चार्ज को ट्रांसफर किया। ये वाला हिस्सा बैटरी का क्या होता है? लोअर पोटेंशियल, और ये वाला हिस्सा हायर पोटेंशियल में। तो आपने इलेक्ट्रोस्टैट में वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि वर्क डन बराबर होता है चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन बाई एक्सटर्नल रीजन। ठीक है, चार्ज इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, इसी को डेल्टा वी मैंने लिखा है। ठीक है, तो ये जो वर्क डन बाय बैटरी होगा इस केस में, वो वर्क डन बाय बैटरी होगा इस केस में देखा जाए तो Q मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस का, यहाँ पे जीरो पोटेंशियल माने तो यहाँ का पोटेंशियल V0, तो इसका मतलब Q इंटू V0 के बराबर। तो ये जो बैटरी है इसने वर्क डन कितना किया? Q इंटू V0 के बराबर। ठीक है, अब ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन का कुछ हिस्सा क्या करेगा? इस सेटअप के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगा, और कुछ हिस्सा जो होगा इस वायर के अंदर, क्योंकि आप ये पढ़े होंगे क्लास 10th में कि किसी भी वायर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस की वजह से जब उसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो वो हीट प्रोड्यूस होता है। तो उस वजह से ये बैटरी जब इधर का इलेक्ट्रॉन निकाल के उधर भेज रहा होगा तो एक करंट प्रोड्यूस हो रहा होगा इस डायरेक्शन में। इतना आप समझते होंगे कि करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में हम लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर इस A से B जा रहा है तो करंट किधर से होगा? B से A की तरफ। खैर ये सब बातें करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद ये सब भी चीजें हम देखेंगे बाद में जब RC सर्किट, कैपेसिटिव, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हम सर्किट देखेंगे, तो वहां पे ये चीज कैलकुलेट भी करके आपको शो करेंगे कि कितना पोर्शन बैटरी ने अगर W वर्क डन किया तो उसमें से कितना पोर्शन कैपेसिटर में एनर्जी बन के स्टोर हो रहा है और कितना पोर्शन रेजिस्टेंस में हीट के तौर पे चला गया। ये खैर आगे के चैप्टर में आने वाली बात है, लेकिन अभी अगर प्रोसेस को समझना है अभी के हिसाब से तो ऐसे समझो कि वर्क डन जो भी बैटरी कर रहा है Q इंटू V0 के बराबर, ये पूरा का पूरा वर्क डन इसके अंदर नहीं जाता, इतना चीज याद रखोगे। ठीक है, तो ये चीज पूरा का पूरा वर्क डन नहीं जाता, कितना जाता है ये हम फॉर्मूला डिराइव करवाएंगे और ये सब चीजें कैलकुलेट होंगी और आप भी कर पाओगे। ठीक है, तो वर्क डन बैटरी ने किया, उसका कुछ हिस्सा इस पूरे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड फैला, उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो गया, और कुछ हिस्सा उस एनर्जी, उस वर्क डन का इस वायर के अंदर जो चार्जिंग हो रहा है इस सिस्टम का, चार्जिंग करने का मतलब पहले न्यूट्रल था, अब इनके ऊपर चार्जेस आ रहे हैं, तो इन चार्जिंग करने में ये जो करंट प्रोड्यूस होगा इस वायर के अंदर, उसके अंदर उसकी वजह से हीट के तौर पे डिसिपेट कर गया। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये एक बार सेटअप बना लो, ये इतना चीज, इसको पूरा लिख डालो इस डायग्राम को, उसके बाद हम बोलते हैं उस चीज को नोट करो। ठीक है, इतना नोट कर, इतना ड्रॉ कर लिया। उसके बाद फिर बैटरी के बारे में पहली एक लाइन लिख लेते हैं। अभी सब कुछ लिखवाऊंगा कि कैपेसिटर क्या होता है, ये सारा कुछ, पहले बेसिक तो जान लो क्या होता है। तो ये V0 है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ये सिंबल बनाने के बाद लिखिए यहां पे कि विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल is V0 potential with respect to negative terminal, या ऐसे लिखते हैं नेगेटिव टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव टर्मिनल is V0 हायर।
ठीक है। तो इसका मतलब नेगेटिव के कंपैरिजन में पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल जो है वो V0 ज्यादा है। ठीक, तो अगर मान लीजिए इसको 0 मानते हैं तो ये V0, इसको अगर 5 वोल्ट माना तो ये वाला हो जाएगा 5 प्लस V0 के बराबर, इसको 10 वोल्ट माना तो ये हो जाएगा 10 प्लस V0 के बराबर, ताकि दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहे वो हमेशा V0 के बराबर बना हुआ रहे। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये बैटरी के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन हो गई। आगे लिखिए, बैटरी रीडिस्ट्रीब्यूट चार्ज एंड ड्यू टू विच, जैसे कि ये जो स्विच ऑन किया गया है, इसके बाद लिखिए बैटरी रीडिस्ट्रीब्यूट चार्ज एंड ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड गेट जनरेटेड इन स्पेस एंड चार्ज ऑन स्फीयर increases until potential difference becomes V0 volt. Until potential difference becomes V0 volt. लाइन चेंज करके लिखो, बैटरी only transfer charge from one sphere to other sphere it does not produces any charge. इतना लिख लिया। फिर लाइन चेंज करके लिखो, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन स्पेस an electrostatic potential energy is constituted in space, and this potential energy can be used whenever required. देखो, अब ये चीज समझ में आ गया कि ठीक है, आपने क्या किया, बैटरी को पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स की तरह यूज किया, जिसकी वजह से बैटरी ने चार्जेस का ट्रांसफर किया एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर तक। अब यहाँ पे चार्जेस आ गए, जिसकी वजह से स्पेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ स्पेस के अंदर, इसका मतलब स्पेस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी कंस्टिट्यूट हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे मान लो कि ये चार्ज प्रोड्यूस हो चुका है, ठीक है, तो कैपेसिटर का मतलब क्या, देखो ये चार्ज प्रोड्यूस करा के आपने क्या किया कि इस स्पेस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी को कंस्टिट्यूट कर लिया। अब जैसे मान लो आपको करंट की या एनर्जी की जरूरत है, ठीक है, तो एनर्जी की जरूरत है तो आप क्या करोगे कि मान लो कि यहां से बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, आपने इस सिस्टम को चार्ज किया बैटरी लगा के, बैटरी ने इस सिस्टम को चार्ज किया, बैटरी को आपने हटा दिया, ठीक है, तो यहां से डिस्कनेक्ट कर दिया हमने सिस्टम को। अब इस एनर्जी को यूज कैसे करेंगे, तो देखो इसका एक एग्जांपल, जैसे मान लो कि ये दोनों स्फीयर चार्ज है, अब हम क्या करते हैं, इनके बीच में एक बल्ब जोड़ देते हैं। बल्ब क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, तो जैसे मान लो ये बल्ब का सिंबल है, तो ये बल्ब जोड़ दिया हमने, तो अब इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे इस स्विच को क्लोज करोगे, ठीक है, तो ये स्विच हमने ओपन कर दिया और यहाँ पे एक बल्ब दोनों स्फीयर के बीच में अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही स्विच को क्लोज करोगे, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्टेड तो थे, लेकिन अभी तक आ नहीं पा रहे थे एक दूसरे के पास, लेकिन जैसे ही स्विच को क्लोज किया जाएगा, ये तुरंत नेगेटिव चार्ज इस स्फीयर से निकल के इस पॉजिटिव वाले स्फीयर के पास आना शुरू कर देगा। और ये जब नेगेटिव चार्ज इधर आना शुरू करेगा बच्चों, तो उस वजह से क्या होगा कि इस वायर के अंदर करंट डेवलप होगा, जिसकी वजह से ये बल्ब जो होगा वो ग्लो करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ये बात अलग है कि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होगा। जब डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और ये सब चीजें पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये सब चीजें होने में बहुत कम समय लगता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दी, तो ये चीज आप देख सकते हो कि एक बार हमने इस सिस्टम को चार्ज किया और फिर इसी चार्ज का यूज किया हमने दूसरी जगह से एनर्जी का यूज किया। ठीक है, तो इस टाइप के सेटअप को बच्चा बोला जाता है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर कोई भी एक कंडक्टर हो सकता है जिसके ऊपर आप चार्ज प्रोड्यूस करा सको और चार्ज को फिर बाद में दोबारा कन्वीनियंटली यूज कर सको। ऐसा नहीं है कि आप चार्ज प्रोड्यूस करा और फिर उसके बाद वो आपके काम का ही नहीं रह गया, उसको आप फिर एनर्जी को यूज ही नहीं कर पाए, ऐसा नहीं।
तो देखो बैटरी से यहाँ पे चार्ज का ट्रांसफर कराया गया और फिर उसके बाद दोबारा उस एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, दूसरी किसी काम के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के सेटअप को बोला जाता है कैपेसिटर। ठीक, तो यहाँ पे आप ये चीज लिख सकते हो कि कैपेसिटर की आखिर में डेफिनेशन क्या है, तो लिखिए कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर which can store electrostatic potential energy in given volume। ठीक है, तो ये कैपेसिटर हो, कोई भी कैपेसिटर जो होगा वो आप क्या, कोई भी कंडक्टर का जो अरेंजमेंट है कंडक्टर का, उस पर आप चार्ज दे सकते हो, चार्ज का फिर उसके बाद चार्ज आपने दिया, इसका मतलब स्पेस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट किया और उस पोटेंशियल एनर्जी को आप कन्वीनियंटली अगर यूज कर पाओ तो वो सेटअप क्या कहलाएगा, कैपेसिटर की तरह। ठीक है, अब यहाँ पे बात आते हैं कि कैपेसिटर के पास एनर्जी कहाँ से आई। ठीक है, तो इस चीज को हम बाद में, जैसा आपको एक्सप्लेन किया मैंने कि एनर्जी इस कैपेसिटर के सिस्टम को मिली कहाँ से, तो इस बैटरी ने जो चार्ज का ट्रांसफर किया है, उस चार्ज के ट्रांसफर की वजह से जो चार्ज को ट्रांसफर करने में जो बैटरी का वर्क हुआ है, उसी वर्क का कुछ पार्ट कैपेसिटर के अंदर स्टोर हुआ है एनर्जी बन के, और कुछ पार्ट हीट के तौर पे डिसिपेट हुआ है। ठीक है, तो यहां पे लिखिए इन प्रोवाइडिंग चार्ज टू द स्फीयर बैटरी परफॉर्म्स वर्क गिवन बाई वर्क डन बाई बैटरी, लिखोगे वर्क डन बाई बैटरी इज इक्वल टू Q इंटू वी नॉट। ठीक है, गिवन बाई W इज इक्वल टू Q इंटू वी नॉट। ठीक, उसके बाद देखो सम पार्ट ऑफ दिस वर्क डन गोज एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन सिस्टम एंड some part of this work done is dissipated as heat due to resistance of wire, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, देखिए कि पोटेंशियल मतलब कैपेसिटेंस सिस्टम का कैसे कैलकुलेट किया जाए। ठीक है, तो पोटेंशियल का यूज करके, जैसे जो हमने सेटअप माना हुआ है उसका यूज करके हम देखते हैं कि कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट होना चाहिए। तो देखिए ये कैपेसिटर तो समझ में आ गया, आगे भी कुछ एग्जांपल देखेंगे और उससे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि कैपेसिटर क्या होता है और कैपेसिटर का यूज कैसे करते हैं। तो देखो अब ये जो सेटअप हमने लिया है फॉर एग्जांपल, अब इसका अगर मान लो कि हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें तो A वाले पे कितना चार्ज है प्लस Q, B वाले पे चार्ज है माइनस Q के बराबर। तो अगर मान लीजिए VA को लिखा जाए तो VA कितना हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर। उसी तरीके से VB कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर। और साथ में B वाला नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से माइनस Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अच्छा, इन दोनों के बीच में मैंने माना हुआ था कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इसका चार्ज की वजह से इसके ऊपर कोई पोटेंशियल नहीं आ रहा और इसके चार्ज की वजह से इसके ऊपर कोई पोटेंशियल नहीं आ रहा। तो ये VA और VB हमने कैलकुलेट कर लिया। अब बैटरी के हिसाब से देखें तो बैटरी क्या चाह रहा था, बैटरी तो यही चाह रहा था ना कि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V0 के बराबर हो जाए। इसका मतलब बैटरी ने तब तक चार्ज का ट्रांसफर आदान प्रदान किया है जब तक कि इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V0 के बराबर नहीं हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसका मतलब कि ये हो जाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू V0 के बराबर। ये चीज लिखा जा सकता है। तो VA माइनस VB इज इक्वल टू V0 के बराबर लिखें तो यहाँ से V और VB की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो VA माइनस VB करेंगे तो ये हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस ऑफ Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और ये बराबर होगा V0 के। ठीक है, अब देखो माइनस माइनस ऐड हो गया और ये आ जाएगा Q डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इज इक्वल टू V0। ठीक है, और यहां पे जरा देखो ध्यान से कि अगर Q बाई V0 की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो ये आएगा बच्चों 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर, जो कि एक कांस्टेंट है।
ठीक है। तो ये जो आया है Q बाई वी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये कांस्टेंट। इसका मतलब कि अगर मान लो यहाँ पे हम वी नॉट की जगह 2 वी नॉट का बैटरी लगा देते हैं, ठीक है, तो कुछ और चार्ज आता, ठीक, तो इसके ऊपर कुछ और चार्ज आता, और वो जो आप कैलकुलेट मान लो कि जैसे कि वी नॉट की जगह मान लेते हैं वी नॉट डैश, ठीक है, तो वी नॉट डैश मान लिया तो चार्ज आ गया क्यू डैश के बराबर। फिर जब इसको सॉल्व करते तो यहाँ पे क्यू डैश यहाँ पे वी नॉट डैश आता, और ये जो क्यू डैश बाई वी नॉट डैश आता ये फिर से 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के बराबर आ जाता। तो ये जो सिस्टम है जिसको आपने चार्जिंग की है जिसकी, ठीक है, उसके लिए ये Q बाई वी नॉट का रेशियो क्या है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू आया है बच्चा, और इसी कांस्टेंट को हम बोलते हैं सिस्टम का कैपेसिटेंस, ठीक है। और यही कैपेसिटेंस जो होता है वो डिसाइड करता है कि किसी सिस्टम के चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी ज्यादा है, ठीक है। तो एक बार इसको लिख डालो कि यहाँ पे VA इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, VB इज इक्वल टू माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। VA माइनस VB किसके बराबर होना चाहिए, V नॉट के, और यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। लास्ट वाले एक्सप्रेशन तक आप जाओ जो कि है Q बाई वी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मैं यहीं से फिर आगे का स्टार्ट कर रहा हूं, देखो Q बाई वी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इसी को हम बोल रहे हैं कांस्टेंट, जो को बोलेंगे इसको हम कैपेसिटेंस, ठीक है। तो बच्चा इसी कांस्टेंट को इस सिस्टम के लिए कैपेसिटेंस है, ये इस चार्ज सिस्टम के लिए, ठीक है, ये जो कंडक्टर का सिस्टम है। अदरवाइज जैसे ही हम दूसरा कोई कंडक्टर का सिस्टम लेंगे उसके लिए कैपेसिटेंस की कुछ और वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, जैसा मैंने बताया कि अगर यहाँ पे वोल्टेज चेंज किया जाएगा, वोल्टेज को वी नॉट की जगह वी नॉट डैश अगर रख दिया जाएगा तो भी ये जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट आएगा, मतलब कि वो चीज रेशियो चेंज नहीं होगा। तो एक चीज लिखिए इसमें लास्ट में, कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड on EMF of cell, on EMF of cell, ठीक है, ये लाइन हो गई। अब देखो एक चीज कि अगर मान लो कि यहां पे हम क्या करते हैं कि कैपेसिटेंस, जैसे मान लो कि कैपेसिटेंस इस सिस्टम का, ये तो जैसे इस दो स्फेयर थे, इनके 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 पाई कांस्टेंट ही एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, आर है रेडियस दोनों स्फेयर का, ठीक है। यहाँ पे Q बाई वी नॉट जो है, यहाँ पे देखो आप Q बाई वी नॉट में अगर वी नॉट की वैल्यू बढ़ा, वी नॉट की वैल्यू अगर हम सेम रखते हैं, ठीक है, वी नॉट की वैल्यू अगर कांस्टेंट रखें तो ये इनका रेशियो क्या आना चाहिए, इनका ये कैपेसिटेंस के बराबर है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आप कांस्टेंट इस पे पोटेंशियल पे आप अगर कैपेसिटेंस बढ़ाते हो तो चार्ज भी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। मतलब कि दो अलग अलग अगर मान लो कंडक्टर हैं, ठीक है, दोनों का कैपेसिटेंस जो होगा वो अलग अलग होगा। तो अगर मान लो दो अलग अलग कैपेसिटेंस हैं, उसको आप सेम बैटरी से चार्ज करते हो, ठीक है, तो दो कैपेसिटर का ये सिंबल होगा, आने वाले समय में हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो ये कोई कैपेसिटर C1 है, इसको हमने V नॉट बैटरी से लगा दिया, और कोई कैपेसिटेंस C2 है जिसको हमने V नॉट बैटरी से लगा दिया, दोनों की बैटरी जो है वो सेम है। तो ये देखा गया, और इस फॉर्मूले से भी देख सकते हो कि अगर V नॉट कांस्टेंट रख देते हो तो जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा उसके ऊपर चार्ज भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पे C1 C2 में से जिसका भी कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, इसका मतलब उसके चार्ज स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है, ठीक है। तो इसको लिखने, इसको ड्रॉ करने, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जस्ट क्या करो, ये जहां पे लिखा हुआ है ये लास्ट लाइन कि कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड ऑन ईएमएफ ऑफ सेल, उसके नीचे आगे कंटिन्यू करिए। फॉर सेम पोटेंशियल मोर इज द कैपेसिटेंस, मोर विल बी चार्ज, मोर इज द कैपेसिटेंस, मोर विल बी चार्ज। सो हायर इज द कैपेसिटेंस, मोर विल बी द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, ठीक है। तो देखो बच्चा, अभी तक हमने क्या सीखा कि जो Q बाई V का रेशियो होता है इसी को हम बोलते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये कैपेसिटेंस, इसको सिंबल C से रिप्रेजेंट करेंगे हम, ठीक है। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हो गया Q बाई V के बराबर। तो अगर इसका यूनिट देखा जाए तो यूनिट इसका क्या हो जाएगा, Q का यूनिट है कूलम,
और फिर उसके बाद वोल्ट, जो वोल्टेज है इसकी यूनिट हो गई वोल्ट के बराबर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम पर वोल्ट और इसी को बोलते हैं हम फैराड। ठीक है, तो कैपेसिटेंस की यूनिट हम क्या यूज करेंगे, फैराड। ठीक, और ये जो यूनिट होती है, जैसे कि हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा था कि चार्ज की यूनिट होती है कूलम, और कूलम एक बहुत बड़ा यूनिट होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि हम प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस देख रहे थे उसमें क्या हो रहा था, माइक्रो कूलम, पिको कूलम, नैनो कूलम, इन सब की बात हो रही थी। उसी तरीके से बच्चा, ये जो फैराड है ये बहुत बड़ी यूनिट है। ठीक है, और ये बहुत बड़ी यूनिट है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या करते हैं कि आप कैपेसिटेंस भी जो आप देखोगे वो भी अक्सर जो होता है माइक्रो फैराड, पिको फैराड, नैनो फैराड, इस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो एक फैराड का कैपेसिटर ना बहुत ज्यादा कैपेसिटी का कैपेसिटर हो जाएगा, वो प्रैक्टिकली बनाना पॉसिबल भी नहीं है। अभी आने वाले न्यूमेरिकल में मैं इस चीज को प्रूव भी कर दूंगा। ठीक है, डिफरेंट सिस्टम को लेके। ठीक है, तो जरा जल्दी से एक बार क्या करो, इसका डायमेंशन निकाल ले जाओ। तो यूनिट पता चल गया फैराड के बराबर। अगर मान लो कैपेसिटेंस का डायमेंशन चाहिए, तो डायमेंशन क्या होना चाहिए, चार्ज का डायमेंशन डिवाइडेड बाय वोल्टेज का डायमेंशन। तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, 80। ठीक है, तो ये 80 हो गया। उसके बाद वोल्टेज का डायमेंशन क्या लिखा जा सकता है, वोल्टेज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, इसका मतलब यहाँ पे वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन का डायमेंशन हो गया ml² t-2 डिवाइडेड बाय चार्ज का डायमेंशन 80, यह है अपने पास। ठीक है, अब 80 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हुआ, बचेगा कितना देखो, m पावर -1 l पावर -2 और फिर उसके बाद ये जाएगा तो t टू द पावर 4 और उसके अलावा a²। तो ये कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो यूनिट क्या होगी कैपेसिटर की, फैराड, कैपेसिटेंस की, और साथ में डायमेंशन फॉर्मूला इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा चीजों को। अब इसके बाद फिर देखो, हम जो पढ़ेंगे कैपेसिटर, वो बेसिकली 4 टाइप के हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर। जैसे कि अभी मैंने बताया, कैपेसिटर कोई भी ऐसा मेटल का अरेंजमेंट हो सकता है जिसके ऊपर आप चार्ज स्टोर कर सको। ठीक है, वो कैपेसिटर होगा। लेकिन अपने को कोर्स में किस टाइप के कैपेसिटर पढ़ने हैं, मतलब दो, मेनली तो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही होगा, लेकिन उसके अलावा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और आइसोलेटेड कैपेसिटर के ऊपर भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर बात करें टाइप्स ऑफ कैपेसिटर जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, अब किस किस टाइप के कैपेसिटर हैं देखिए। पहला जो होगा आइसोलेटेड कैपेसिटर, दूसरा है स्फेरिकल, तीसरा सिलेंड्रिकल, और चौथा जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो होगा पैरेलल प्लेट। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, तो ये 4 टाइप के कैपेसिटर हैं जिनको बेसिकली हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहां तक थ्योरी होगी पूरी कि कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटेंस क्या होता है। तो किसी भी सिस्टम का कैपेसिटेंस बच्चों आप ये समझोगे, चार्ज डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है कैपेसिटेंस उस सिस्टम का। तो कोई भी सिस्टम का अगर आपको कैपेसिटेंस निकालने को है, तो सबसे पहले ये मान लो कि अगर Q चार्ज दिया गया और उसके ऊपर V पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, तो Q/V का रेशियो ही क्या कहलाएगा, कैपेसिटेंस। या फिर कोई सिस्टम आपको मेटल का दे दिया गया, कंडक्टर का, और बोला गया कि इसका कैपेसिटेंस कैलकुलेट करिए, तो आप या तो ये मान लो कि Q चार्ज दिया गया तो उसका कितना पोटेंशियल आया, इन दोनों का रेशियो देख लो, या तो फिर ये आप देख लो कि V वोल्ट की बैटरी हम लगा दें और उससे अगर Q चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, तो Q/V का जो रेशियो होगा वही होगा कैपेसिटेंस। थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, हम जानते हैं इस बात को, लेकिन इस न्यूमेरिकल से सीखते हैं तो आपको ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखिए, तो एक क्वेश्चन लिखो,
अब देखो दो न्यूमेरिकल कराऊंगा, दो न्यूमेरिकल से अभी तक आपके दिमाग में जो भी कैपेसिटर के बारे में थोड़ा मोड़ा कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे इस बारे में डाउट आ रहा होगा, उन दोनों न्यूमेरिकल से एकदम क्लियर हो जाएगा। लिखिए क्वेश्चन, फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ अ सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R। देखो तो ये कंडक्टिंग स्फीयर है जिसका रेडियस कैपिटल R के बराबर दिया हुआ है, इसका कैपेसिटेंस अपने को कैलकुलेट करना है। कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने का मैंने क्या तरीका बताया, कैपेसिटेंस होता क्या है, चार्ज उस बॉडी के ऊपर कितना है डिवाइडेड बाय पोटेंशियल। ठीक है, तो अगर मान लो कि हमने इसके ऊपर चार्ज Q दिया, ठीक है, तो चार्ज Q दिया तो जैसे ही चार्ज दोगे इसका पोटेंशियल भी बढ़ेगा, और Q बाई V का रेशियो ही क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस कहलाता है। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया कि आप चार्ज देके पोटेंशियल निकाल के उन दोनों का रेशियो निकाल लो, उन दोनों का रेशियो ही कहलाएगा जो है कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इसको सॉल्व मैं करता हूं। देखो पहले ये मान लेते हैं कि लेट Q चार्ज is given to sphere। अच्छा, किस टाइप की कैटेगरी में लाई करेगा ये जो कैपेसिटर बन रहा है, ये आइसोलेटेड कैपेसिटर की कैटेगरी में लाई करेगा, ये किसी दूसरे सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, वहीं पे अगर आप स्फेरिकल कैपेसिटर मान लो कि दो इस तरीके से स्फीयर ले लेते हैं कॉन्सेंट्रिक और उनको बैटरी से कनेक्ट करते हैं ऐसे, तो फिर हम कहते हैं कि वो स्फेरिकल कैपेसिटर है। दो सिलेंडर रहता उनको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो वहां पे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। दो प्लेट रहते हैं उनको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो वो होता पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। उसको बारी बारी से देखेंगे। जो अगर एक सिंगल बॉडी है उसके ऊपर आप चार्ज दे रहे हो तो उसको बच्चा कहते हैं हम आइसोलेटेड कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक स्फीयर है जिसको हमने क्या किया, किसी तरीके से चार्ज लाके दे दिया Q। तो अगर Q चार्ज इज गिवन टू स्फीयर तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा बच्चा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर। ठीक है, तो यहां से अगर Q बाई V का रेशियो निकालो तो Q बाई V का रेशियो कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और यही Q बाई V का रेशियो क्या कहलाता है, कैपेसिटेंस। इसका मतलब इस आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कैपेसिटेंस कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर होगा। क्लियर है बात। ठीक है, अब यहाँ पे इस न्यूमेरिकल को कराने का एक और मोटिव था, एक और कॉन्सेप्ट देना, कि इसको मैं हटा रहा हूं इस डायग्राम को। अब देखो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर। अब यहाँ पे देखोगे कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इस आइसोलेटेड सिस्टम का कैपेसिटेंस आ गया। तो अगर जरा देखते हैं कि अगर 1 फैराड कैपेसिटेंस अगर करना है तो कितना बड़ा स्फीयर अपने को लेना पड़ेगा। ठीक है, देखो फॉर C इज इक्वल टू 1 फैराड 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R किसके बराबर होना चाहिए, 1 फैराड के। अच्छा 4 पाई 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है, तो ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 1 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू R इज इक्वल टू 1 फैराड। तो यहां से R की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 टू द पावर 9 के बराबर। सोचो इतने मीटर रेडियस का एक स्फीयर होगा तब जाके वो 1 फैराड का कैपेसिटर बनाएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकली क्या इतना बड़ा रेडियस का स्फीयर बनाना पॉसिबल है, नहीं। ठीक है, या फिर आप ऐसे देखो कि अगर मान लो कि हम क्या करते हैं, एक तो ये बहुत बड़ा स्फीयर हो जाएगा 1 फैराड का कैपेसिटर बनाने के लिए। अगर मान लो कि आपको ये भी बोला जाता है कि इफ R इज इक्वल टू 1 मीटर, तो अगर R की वैल्यू 1 मीटर ले लेते हैं तब कैपेसिटेंस देखते हैं कितना होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी, 1 बाई 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, तो ये लगभग हम किसको कितना लिख लें, मान लो 9 को 10 भी ले लें तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -10 फैराड। सोचो 1 मीटर का स्फीयर है तो भी वो मात्र कितने कैपेसिटी का कैपेसिटेंस बना रहा है, 10 टू द पावर -10 फैराड का। तो इस बात को समझिए कि जो फैराड है वो एक्चुअल में बहुत बड़ा यूनिट है। समझ में आई बात। तो फैराड बहुत बड़ा यूनिट होता है। यूजुअली जो प्रैक्टिकल में कैपेसिटर हम यूज करते हैं वो कैपेसिटर होता है माइक्रो का, माइक्रो फैराड, नैनो फैराड, इस टाइप का। एक एग्जांपल मैं बताता हूँ जहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो।
जो फैन होता है ना, फैन के ऊपर आप देखोगे कि फैन का जो एक कटोरी जैसा होता है उसके अंदर एक सफ़ेद कलर की बैटरी जैसा यूज़ किया जाता है जिसको बोला जाता है कंडेंसर। एक्चुअल में वो कंडेंसर ही कैपेसिटर होता है। मार्केट में कभी भी कैपेसिटर खरीदने जाओगे आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। जो कैपेसिटर होता है वो कंडेंसर के नाम से ही होता है। तो आप उसको दुकान वाले को बताते हो कि हमको इतने फैराड का, उसके ऊपर रीडिंग होगी, आप देखना 20 माइक्रोफैराड या 200 माइक्रोफैराड इस टाइप से। तो आप मार्केट में जाओगे, जो दुकान वाले को बोलोगे कि इतने फैराड का कंडेंसर चाहिए, तो वो फिर वो कंडेंसर देगा आपको। एक्चुअल में वो क्या होगा, कैपेसिटर होगा, ठीक है। यूजुअली जब आपका फैन स्लो चलने लगता है कुछ सालों बाद, तो वो मैकेनिक आके मात्र वो कंडेंसर ही चेंज करता है, ठीक है। तो एक बार को अगर कैपेसिटर देखना होगा तो वहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को लिख लेना। उसके बाद एक लाइन में बोलता हूं, उसको लिखिए। इन दोनों कैलकुलेशन को लिखने के बाद लिखो, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट फैराड इज अ वेरी बिग यूनिट and for making 1 farad capacitor we will require very large surface area plate, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया चाहिए होगा 1 फैराड के कैपेसिटर को बनाने के लिए, ठीक है। सो इन प्रैक्टिकल वी यूज कैपेसिटेंस ऑफ ऑर्डर माइक्रोफैराड और पिकोफैराड। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में देता हूं, उसको सॉल्व करिएगा एग्जैक्टली उसी तरीके से जैसा कि हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखो, फाइंड कैपेसिटेंस इन फॉलोइंग केसेस। फाइंड कैपेसिटेंस इन फॉलोइंग केसेस। पहला है जिसको आप सॉल्व करके रखोगे, उसके अगले क्वेश्चंस जो अगले पार्ट होंगे वो हम आपको अगली क्लास में देंगे। देखो ये दो स्फेयर हैं, एक का रेडियस r ले लेते हैं, एक का रेडियस 2r ले लेते हैं। एक का रेडियस r हो गया और एक का रेडियस मान लेते हैं 2r के बराबर, ठीक है। अब ये सिस्टम है, इनके बीच की दूरी जो है वो काफी ज्यादा है, ठीक। अब इस सिस्टम का अपने को कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने का तरीका आपको बताया हुआ है मैंने, कैसे कैलकुलेट करना है। पहले मान लो कि V वोल्ट की बैटरी हमने इनके अक्रॉस कनेक्ट कर दी है। Q चार्ज ट्रांसफर होगा, Q चार्ज ट्रांसफर होगा तो जो Q बाई V का रेशियो होगा वही कहलाएगा बच्चा कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है एक बार इसको सॉल्व करिए। क्वेश्चन है फाइंड कैपेसिटेंस इन फॉलोइंग केसेस। ये पहला पार्ट हो गया, ये आपके लिए होमवर्क है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के पार्ट्स के साथ, और फिर आपको डिफरेंट कैपेसिटर जो स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और पैरेलल प्लेट होते हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसके अगले पार्ट्स के साथ। तब तक के लिए मेहनत कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।